राज ठाकरे के बेटे की हार क्या कहती है? एमएनएस में दमखम बचा है या खत्म हो गया? राज ठाकरे के लिए तो सबसे खराब बात ये रही कि उनके बेटे अमित ठाकरे अपना पहला ही चुनाव हार गए और उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की वजह से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपनी सीट बचा ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर किसी एक के लिए सबसे ज्यादा बुरे रहे तो वो है राज ठाकरे, क्योंकि पहली बार चुनाव मैदान में उतरे राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव हार गए हैं। वे माहिम विधानसभा सीट से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में थे और इससे बुरा क्या होगा कि अमित ठाकरे किसी और से नहीं बल्कि शिवसेना यूबीडी के उम्मीदवार से चुनाव हार गए। हार भी इतनी खराब रही कि अमित ठाकरे तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे और दूसरे नंबर पर वहां शिवसेना शिंदे का उम्मीदवार रहा। राज ठाकरे के लिए इससे भी दुखदायी खबर क्या होगी कि वर्ली में आदित्य ठाकरे ने अपनी सीट बचा ली और वो भी शिवसेना उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा को हराकर। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ली में हार जीत का जो अंतर था उससे ज्यादा वोट एमएनएस उम्मीदवार को मिले थे। ये तो महज 2 सीटों का उदाहरण है। पूरे महाराष्ट्र में ऐसी 10 सीटें देखी गई जिन पर हार जीत के फैसले में एमएनएस उम्मीदवार की सबसे बड़ी भूमिका लगती है। ये ठीक है कि राज ठाकरे के लिए बेटे की हार बड़ा सदमा है, लेकिन ऐन उसी वक्त ये क्या कम है कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चुनाव मैदान में बनी हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबई की 36 में से 25 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। राज ठाकरे ने 7 सीटों पर कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया था, जहां से बीजेपी के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि बीजेपी के खिलाफ 10 और एकनाथ शिंदे शिवसेना के 12 उम्मीदवारों के खिलाफ एमएनएस के प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमएनएस के 125 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे और 1-2 को छोड़कर सभी की जमानत जब्त हो गई। एमएनएस की स्थापना के बाद ये पहला मौका है जब राज ठाकरे का कोई भी विधायक मंत्रालय बिल्डिंग में नहीं पहुंच सका है। देखा गया है कि राज ठाकरे के उम्मीदवारों के कारण शिवसेना को कम से कम 10 सीटें गंवानी पड़ी है, जिसमें वर्ली से मिलिंद देवड़ा और डिंडोही से संजय निरुपम की हार भी शुमार है। वर्ली सीट पर मिलिंद देवड़ा की हार में एमएनएस उम्मीदवार की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एमएनएस उम्मीदवार संदीप देशपांडे को 19,367 वोट नहीं मिले होते तो ये वोट मिलिंद देवड़ा के खाते में चले जाते तो आदित्य ठाकरे हार भी सकते थे, क्योंकि हार जीत का अंतर सिर्फ 8,801 वोट का ही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मिले राजनीतिक दल का दर्जा भी खतरे में माना जा रहा है और इससे पार्टी के चुनाव निशान रेल इंजन पर भी खतरा मंडराने लगा है। राज ठाकरे की पार्टी को महज 1.55% वोट मिले। किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता बरकरार रखने के लिए कम से कम 1 सीट और कुल वोटों का 8% या 6% वोट के साथ 2 सीटें जीतना जरूरी होता है। अगर कोई राजनीतिक दल एक भी शर्त पूरी नहीं करता तो चुनाव आयोग उसकी मान्यता रद्द कर देता है। ऐसा भी नहीं है कि राज ठाकरे की पार्टी अगला चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन तब उसे रिजर्व सिंबल नहीं मिलेगा। झंडा बैनर भले हो, लेकिन उम्मीदवार को बतौर निर्दलीय ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। देखा जाए तो राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राजनीतिक दल के रूप में अंतिम सांसें ही गिन रही है। ये बात अलग है कि जानी दुश्मन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को उसी की वजह से फायदा मिल गया है। अब अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे के पास क्या कट्टर हिंदुत्व की राजनीति में वापस लौटने की कोई गुंजाइश दिखती है क्या? उद्धव ठाकरे को कट्टर हिंदुत्व की राजनीति छोड़कर नया रास्ता अख्तियार करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। बीजेपी से पंगा लेना इतना महंगा पड़ा कि कभी सोचा भी न होगा, लेकिन देखते ही देखते मुख्यमंत्री की कुर्सी और पार्टी भी हाथ से फिसल गई। फर्ज कीजिए उद्धव ठाकरे राजनीतिक घर वापसी के बारे में सोचते हैं तो क्या ये मुमकिन है? उद्धव ठाकरे की राजनीति बीते 5 साल में ही बड़े ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आगे का रास्ता
रास्ता बीएमसी चुनाव की तरफ जाता है और आखिरी इम्तिहान भी उसी चुनाव मैदान में होना है। राहत की बात बस इतनी ही है कि उद्धव ठाकरे के लिए रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, लेकिन जिस ढर्रे की राजनीति करते हुए उद्धव ठाकरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वही उनकी बर्बादी का सबब बन पड़ा है। महाराष्ट्र की राजनीति में वो ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि जिसे हर जगह खतरनाक माना जाता है। गनीमत ये है कि सर्वाइवल और बाउंस बैक का मौका जरूर बचा हुआ है, लेकिन सब कुछ बहुत मुश्किल है। हिंदुत्व की राजनीति एक बड़ा ही प्रचलित शब्द है। घर वापसी। उद्धव ठाकरे ने घर तो नहीं छोड़ा है, लेकिन उनकी नई राजनीतिक राह करीब करीब घर छोड़ने जैसी ही है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और शरद पवार के साथ हाथ मिला लिया और तभी से बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व की राजनीति पर जोरदार हमला बोल दिया। बरसों से खार खाए बैठे राज ठाकरे भी बीजेपी के साथ उतर आए और एक दिन एकनाथ शिंदे नाम के शिव सैनिक ने बगावत का बिगुल फूंका और सब कुछ एक झटके में तहस नहस हो गया। हाथ पर हाथ धरे बैठे उद्धव ठाकरे मन महसूस कर रह गए। हो सकता है शरद पवार के खिलाफ बगावत होने पर उद्धव ठाकरे को थोड़ी राहत मिली हो। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी दर्द में आराम दिलाया होगा, लेकिन असली जंग तो विधानसभा चुनाव के मैदान में लड़ी जानी थी और उस जंग में लोगों ने एकनाथ शिंदे वाली सत्ताधारी गठबंधन महायुति को विजेता घोषित कर दिया। आर या पार की लड़ाई तो खत्म ही हो चुकी है। अब तो उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ करो या मरो का संघर्ष बचा हुआ है। सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे अब तक कारगर रहे नुस्खे को फिर से आजमाना चाहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे फिर से कट्टर हिंदुत्व की राजनीति का रुख करना चाहेंगे? और अगर उद्धव ठाकरे ऐसा चाहे भी तो कोई गुंजाइश बची है क्या? मूल स्वभाव हर व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है। उद्धव ठाकरे का मूल स्वभाव शिवसेना की कट्टर हिंदुत्व वाले पॉलिटिकल एजेंडे को हजम नहीं कर पा रहा था। तभी तो कमान हाथ में आते ही उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की उदारवादी छवि गढ़ने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ दूर तक उसके साथ लोग आगे भी बढ़े। कट्टर हिंदुत्व की राजनीति का पसंदीदा न होना ही आगे चलकर उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिलाने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। ऐसे में बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे से पीछा छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री पद तो बहाना भर ही लगता है। बीजेपी से उद्धव ठाकरे ने गठबंधन इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि ढाई साल के मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए राजी नहीं हो रही थी। ओरिजिनल राजनीतिक लाइन छोड़ने का नुकसान तो होता ही है। लाल कृष्ण आडवाणी सबसे बड़े उदाहरण है। कभी मणिपुर की आयरन लेडी कही जाने वाली इरोम शर्मिला चानू भी एक मिसाल है। आडवाणी पाकिस्तान जाकर अचानक ही जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताने लगे थे और इरोम शर्मिला ने आंदोलन से यू टर्न ले लिया तो लोग नाराज हो गए। उद्धव ठाकरे के साथ भी यही तो हुआ है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे यू टर्न लेने का फैसला करना चाहे तो कोशिश ही कर सकते हैं। एक बार और जनता के बीच जाना होगा। हो सकता है माफी भी मांगनी पड़े और उद्धव ठाकरे ने ये काम कर लिया फिर तो संभव है एकनाथ शिंदे से लोग मुंह मोड़ ले, शिव सैनिक भी उद्धव ठाकरे के साथ फिर से खड़े हो जाए। ये सब आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जैसे आगे बढ़कर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई और चलाया भी, बिल्कुल वैसे ही पीछे मुड़कर फिर से अपनों के बीच जा सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि सुबह के भूले उद्धव ठाकरे को शाम तक लौटने पर लोग माफ कर दें। उद्धव ठाकरे के पास नए सिरे से पुराने प्रयोग का एक मौका तो है ही, लेकिन सब कुछ सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। मिशन के लिए वक्त तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जो भी करना है बीएमसी चुनाव तक ही कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे को ऐसे किसी संकोच में पड़ने की भी जरूरत नहीं है कि जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया उनका साथ कैसे छोड़ें। ये तो है ही कि कांग्रेस और शरद पवार के बूते ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेतृत्व को चैलेंज किया था, लेकिन ताजा विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे के साथ जो किया वो भी भूलने वाला तो नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या शरद पवार, दोनों में से किसी ने भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो बनाया नहीं और महाविकास अघाड़ी की हार के बाद ये भी साफ हो गया है कि कौन कितने पानी में है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो शरद पवार के हिस्से में 10 और कांग्रेस को 16 सीटें मिली हैं, जबकि उद्धव ठाकरे ने सबसे ज्यादा 20 विधानसभा सीटें जीती हैं। ऐसी सूरत में अगर उद्धव ठाकरे नए सिरे से प्रयास करें और महाराष्ट्र के लोगों के बीच में जाकर उनसे बात करें और कहें कि वो पहले की तरह ही उनके साथ हैं, कुछ न कुछ प्रभाव
तो पड़ ही सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक दौर भी देखा गया है जब शिवसेना अपने दबदबे के लिए मशहूर थी। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे कभी चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन 1995 में जब शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार बनी थी तो चर्चा यही थी कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल बाला साहब ठाकरे के पास रहता है। ऐसी ही बात तब भी होती रही जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, जिसका रिमोट शरद पवार के हाथ में माना जा रहा था। आपको याद होगा, मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ राज ठाकरे जब मुहिम चला रहे थे तो शिव सैनिक उद्धव ठाकरे से नाराज बताए जा रहे थे। मीडिया से बातचीत में शिव सैनिकों का कहना था कि राज ठाकरे जो कर रहे हैं वो बाल ठाकरे की लाइन है, लेकिन उद्धव ठाकरे विचारधारा लांघकर ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जरा सोचिए, कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के मुद्दे पर शिव सैनिक राज ठाकरे के साथ खड़े होने को तैयार हो सकते हैं, तो उद्धव ठाकरे के लौटने पर वैसा नहीं कर सकते। और बीएमसी का चुनाव तो शिव सैनिक के रुख पर भी निर्भर करता है। अगर वे एकनाथ शिंदे के साथ रहे तो उनकी बल्ले बल्ले होगी, अगर उद्धव ठाकरे के साथ हो गए तो वो भी खूंटा गाड़ सकते हैं। बस एक ही मुश्किल है, राजनीतिक आपदा में अवसर ढूंढ पाना भी सबके बस की बात नहीं होती है। फिर भी फैसला तो उद्धव ठाकरे को ही करना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शिवसेना से जुड़े दो लोग, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दोनों का भविष्य खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर वे अब भी संभल गए तो हो सकता है कि शिवसेना अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाए और महाराष्ट्र के लोग बाल ठाकरे साहब के कार्यकाल के दौरान जैसी शिवसेना थी वैसा ही शिवसेना को सम्मान मिले, वैसा ही रुतबा बढ़े। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? न्यूज़ कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हैं या फिर क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। आप भी अपने विचार को कमेंट के माध्यम से देश और समाज के समक्ष रख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। खुलकर अपनी बातों को रखें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।